प्यार करते हैं, डेमोक्रेसी से प्यार करते हैं, वो भी सब 100% संतुष्ट हो गए हैं कि राजा की जान तोते में ही है। आप चुनाव आयोग की बात मत माने, मतलब जनता जो कि मेन स्टेक होल्डर है इलेक्शंस की और देश की, मेरी बात नहीं माने, आप राजीव कुमार जी की बात ना माने, आप अपनी आंखों से देखें और फिर फैसला करें चुनाव क्या कानून के अनुरूप हुए, निष्पक्ष हुए या नहीं हुए। इस राजा जो बैठे हैं बन के प्रधानमंत्री के पद पे, उनकी जान पूरी तरीके से ईवीएम नाम के तोते में ही है। ईवीएम हट जाएगी तो ये जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, बीजेपी है, आरएसएस समर्थित जितने भी कैंडिडेट हैं, वो अपनी जमानतें बचाने के लिए भी अक्षम हो जाएंगे। शक का इलाज करने वाला चाहिए और किसी हकीम लुकमान की या किसी ऋषि चरक की जरूरत नहीं है। साइंस जो होती है ना, लॉजिक जो होता है, वो हर शक का इलाज कर देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM में आपके साथ तफीसा खान। चुनाव आयोग और ईवीएम पर उठते सवाल और लगते आरोपों को लेकर एक बार फिर से चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जवाब दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके जवाब काफी हैं? और जवाब जो सामने आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने तमाम आरोपों को निराधार बताया है कि केवल और केवल भ्रम फैलाने का या फिर एक नोटंकी का जरिया है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज या फिर सोशल एक्टिविस्ट जो ईवीएम के खिलाफ लगातार सवाल या जवाब कर रहे हैं, वो एक केवल और केवल गुब्बारा है। इसी को लेकर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि राजीव कुमार क्या अपने जवाब से फंस चुके हैं या फिर वाकई ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। आज इसी पूरे सिलसिले में चुनाव आयोग का दरवाजा आम आदमी पार्टी ने भी खटखटाया है और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि एक बार फिर से वोट लिस्ट में फर्जीवाड़ा हो रहा है। देखते हैं कि इस पर पूरी कार्यवाही आगे क्या होती है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ महमूद प्राचा जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जाने माने अधिवक्ता है और लगातार चुनाव आयोग को घेरते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमने कई बार ईवीएम को लेकर चर्चा की है सर, और कई बार ये समझा है कि कैसे महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक जो चुनावी धांधली देखने को मिली, इसको लेकर आपकी लड़ाई कैसे आगे बढ़ी। लेकिन इस वक्त राजीव कुमार का करीब 1 से 1.5 घंटे का भाषण आपने सुना होगा, शायराना अंदाज देखा होगा। क्या कुछ समझ में आया? क्या जवाब से आप संतुष्ट हैं उनके? देखिए, मैं राजीव कुमार जी के जवाब से जो भी मेरे मन में शंकाएं थी, वो राजीव कुमार जी की इस 1 घंटे 11 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जो कि दिखने में ऐसा लग रहा था कि शायद दिल्ली के चुनाव डिक्लेयर करने के लिए उन्होंने किए हैं जी। लेकिन उसमें दिल्ली के चुनाव की घोषणा करने के लिए तो उन्होंने कुछ ही मिनट लिए, बाकी सारा टाइम उन्होंने मेरे जैसे लोगों को संतुष्ट करने में ये लगा दिया। और अब हम पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए। मैं तो अब, वैसे मेरे मन में तो कोई डाउट पहले भी नहीं था, कोई भी शंका पहले नहीं थी, लेकिन अब बाकी लोग जो ईमानदार हैं, जो भारत के संविधान और देश से प्यार करते हैं, डेमोक्रेसी से प्यार करते हैं, वो भी सब 100% संतुष्ट हो गए हैं कि राजा की जान तोते में ही है। राहुल गांधी जी एकदम सही बोल रहे थे। इस राजा जो बैठे हैं बन के प्रधानमंत्री के पद पे, उनकी जान पूरी तरीके से ईवीएम नाम के तोते में ही है। ईवीएम हट जाएगी तो ये जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, बीजेपी है, आरएसएस समर्थित जितने भी कैंडिडेट हैं, वो अपनी जमानतें बचाने के लिए भी अक्षम हो जाएंगे। ये हम लोगों को अब 100% बात समझ में भी आ गई और हम कन्विंस भी हो गए और 100% कन्विंस हो गए। आप दूसरे अंदाज में कन्विंस हो चुके हैं, क्योंकि चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार, वो तो ये कह रहे हैं कि सर, शक की दवा तो हकीम के पास भी नहीं होती है, तो ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित भी है, पारदर्शी भी है। और उन्होंने हकीम लुकमान का नाम लिया था उसमें जी। अब वैसे ये अलग बात है कि हकीम लुकमान साहब जो थे, वो दिमाग से लेके और पैरों तक की सब बीमारियों का इलाज जानते थे और रिसेंट टाइम्स में, लेकिन जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वो तो राजीव कुमार जी से बड़े नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा चिकित्सक दुनिया का हकीम लुकमान को बना दिया। अब वो हैं या नहीं, ये तो डिबेटेबल बात है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि भी थे जिनको चरक जिनमें से एक हैं, उनको सबसे बड़ा चिकित्सक माना जाता है बहुत सारे लोगों द्वारा, मनुवादियों द्वारा तो खास तौर पे।
तो एक तो ये मोदी जी और आरएसएस उनसे नाराज हो जाएगी, मैं उन्हें एक तरह से समझा रहा हूँ कि हकीम लुकमान का नाम तो दोबारा लेना मत आप। जी दूसरा, शक का इलाज जो है ना बिल्कुल होता है, 100% होता है, लेकिन शक का इलाज करने वाला चाहिए और किसी हकीम लुकमान की या किसी ऋषि चरक की जरूरत नहीं है। साइंस जो होती है ना, लॉजिक जो होता है, वो हर शक का इलाज कर देता है। और इसमें इस शक का इलाज जो मनुष्यों के मन में आता है कि वो सभी शकों का इलाज जो है हमारे हम भारत के लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान बना के, भारत का संविधान सभी शकों का इलाज है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है। जी अब कौन सा ऐसा शक है जिसकी हमें शक था कि राजीव कुमार जी ईमानदार हैं, हमने साइंस से और मेहनत करके लॉजिक से ये साबित कर ही दिया कि वो ईमानदार नहीं है। हमें पूरा शक था, बहुत सारे लोगों को शक था, मुझे तो थोड़ा बहुत कम शक था, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा शक था कि ये ईमानदार हैं। वो हमने दूर करा दिया, मैंने ही दूर करा दिया कि वो ईमानदार है ही नहीं। और कैसे दूर करा दिया? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम से करा दिया। हमने तो ये नहीं कहा था ना। अब हमने रास्ता क्या निकाला है जिससे राजीव कुमार जी एकदम पूरी तरीके से कि वो ईमानदार नहीं है साबित हो गए। नरेंद्र मोदी जी चुनाव में बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, ये साबित हो गए। कैसे? हमने क्या कहा कि आप मेरी बात नहीं माने, आप चुनाव आयोग की बात मत माने, मतलब जनता जो कि मेन स्टेक होल्डर है इलेक्शंस की और देश की, मेरी बात नहीं माने, आप राजीव कुमार जी की बात ना माने, आप अपनी आंखों से देखें और फिर फैसला करें कि चुनाव क्या कानून के अनुरूप हुए, निष्पक्ष हुए या नहीं हुए। उसके लिए मैंने बहुत भाग दौड़ की, बहुत सारी पिटीशंस लगाई, मुझ पे भी फाइन हुए, मगर एक अकेले हम बचे हैं जिनकी पिटीशंस कामयाब हो रही हैं अदालतों में। तो अल्टीमेटली एक ऑर्डर ऐसा आ गया जिसमें 90 की 90 हरियाणा की सीटों की वीडियोग्राफी देनी थी। तो राजीव कुमार जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, और गए मोदी जी के पास, और मोदी जी ने एक कानून में ही तब्दीली ला दी। तो इससे क्या साबित हो गया कि ये वीडियोग्राफी में कुछ गड़बड़ थी, इसलिए नहीं दे रहे। चुनाव में इन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ की है, इसलिए ये बिल्कुल नहीं देना चाहते। उसके लिए ये कानून बदलने की हद तक आ गए, जबकि अदालत ने फैसला कर दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बार बार, मतलब 40 से भी ज़्यादा बार ऐसा बोला है कि हमें क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। तो मैंने भी तो एक कोर्ट का ही ऑर्डर लाया ना कि वो जो क्लीन चिट आपको मिली थी वो क्लीन चिट थी या डर्टी चिट थी, वो अपनी आंखों से सब देख लें। आपने कोर्ट को आज तक झूठ बोला था, धोखाधड़ी की थी कोर्ट से, या फरेब किया था वो क्लीन चिट, कथित क्लीन चिट लेने के लिए, या ईमानदारी से क्लीन चिट ली थी, वो दुनिया देख लेगी। तो आपने कानून ही बदल दिया। लेकिन अब फिर वही है ना, चोर के तो पैर नहीं होते। मैं ऐसा नहीं कह रहा राजीव कुमार जी को डायरेक्ट चोर नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन एक वो है फिगरेटिवली स्पीकिंग, क्योंकि वो बार बार हकीम लुकमान का नाम ले रहे हैं, तो फिगरेटिवली स्पीकिंग मैं भी एक शेर सुना देता हूँ। जी सर। जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। तो उनके साथ ऐसा हो गया। अब उन्होंने क्या कहा वहाँ पे, 2 लोगों के नाम लिए उन्होंने, एक एलन मस्क साहब का, उनका भी मैं बता दूंगा, और मतलब नाम नहीं लिया, इनडायरेक्टली रेफर किया, और एक मुझे इनडायरेक्टली रेफर किया है, ये हरियाणा की जजमेंट की वजह से। क्या कहा है मेरे बारे में कि जो व्यक्ति ये मांग रहे हैं उनको 3,600 साल लग जाएंगे ये वीडियोग्राफी देखने के लिए। कौन सी वीडियोग्राफी देखने के लिए? जो पोलिंग बूथ के अंदर की सीसीटीवी फुटेज होती है, सिर्फ वो 3,600 साल लग जाएंगे। तो इसमें ना देने की क्या वजह है, ये बताएं आप। मतलब वो क्यों परेशान हो रहे हैं मेरी परेशानी से? मैं 3,600 साल लगाऊं या 36 मिनट में से उसमें से सारी अच्छी चीज़ें निकाल के या बुरी चीज़ें निकाल के दुनिया को दिखा दूं? उनको क्या परेशानी है? लेकिन वो इतनी हल्के आर्गुमेंट्स देते हैं जिसके मुझे हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि ये व्यक्ति भारत के एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं। अगर यही मैं काउंटर सवाल उनसे पूछ लूँ कि अगर वो अकेले मुझे जैसे कह रहे हैं ना, मैं अकेले वीडियो देखूंगा तो 3,600 साल लग जाएंगे, अगर वो अकेले पूरे देश में चुनाव कराने निकल जाएंगे तो उन्हें तो 5,000 साल से भी ज़्यादा लग जाएंगे। तो उसके लिए वो भी तो बताते हैं ना, मेरे पास और सहयोगी हैं, मेरे पास लाखों सहयोगी होती है उसकी, जिसकी मदद से मैं चुनाव कराता हूँ। अकेले तो उनको 5,000 साल लग जाएंगे पूरे देश में चुनाव कराने में।
उसी तरीके से पूरा देश में मैं तो वीडियो दे दूंगा ना सबको। जो राजीव कुमार जी बोलते हैं ना कि चुनाव का मुख्य हमारा मूल मंत्र क्या है कि चुनाव सुरक्षित हैं, डिस्क्लोजर 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 बोलते हैं ना वो। तो डिस्क्लोजर ही तो मैं कर दूंगा सारा इन वीडियो के माध्यम से। अच्छा, मैंने तो इतनी बड़ी बात कह दी, चलिए आपने ये भी गैरकानूनी रूप से कहा है कि मैं और झूठी वजहें बताई हैं, उसको मैं लॉजिकली डिस्क्रेडिट कर सकता हूं, लेकिन मैं उस बहस में जाना ही नहीं चाहता। आप कह रहे हो ना बूथ में देने से बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लोगों की निजता का हनन हो जाएगा, जैसे आपको बहुत चिंता है निजता की लोगों के, तो और मोदी जी को भी बहुत चिंता है निजता की लोगों की, इसीलिए तो सबके डेटा कोरोना वायरस के टाइम पे और सब टाइम पे लेके एक और अब बाद में कानून ला रहे हैं निजता डिजिटल और डेटा प्रोटेक्शन का। तो वो मत दो आप मुझे, यही तो कहा है उन्होंने कि बाकी सब हम देने को तैयार है, चलिए बाकी सब दे दीजिए, उसी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर सच बोलना भी तो सीख लीजिए, कभी तो सच बोल लीजिए। अब आपने कहा है ना तो दे दें। तो महमूद प्राचा जी, जिन वीडियोस की मांग आप कर रहे हैं, अगर वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो ऐसा क्या डर है, ऐसा क्या बड़ा खुलासा हो जाएगा जिसको लेकर इतनी चिंतन सरकार या फिर चुनाव आयोग है कि वीडियोस नहीं देना है? मतलब जान दे देंगे, वीडियो नहीं देंगे, ऐसी हालत बन गई है। मतलब वो भी एक अगर मिसाल के तौर पे बताया जाए, फिगरेटिवली बताया जाए, तो मैं देखिए मैं भी पूरी शक्ति लगा रहा हूँ किस काम के लिए, कि मैं पूरी ताकत इस काम के लिए लगा रहा हूँ कि मैं ये दुनिया को साबित कर पाऊँ कि मोदी जी ने ईमानदारी से चुनाव जीता है, अमित शाह जी ने, आरएसएस और बीजेपी ने बिल्कुल ईमानदारी से सीट चुनाव जीता है। उनकी 50 सीटें नहीं 240 सीटें ही आई हैं ईमानदारी से चुनाव लड़के, और मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ इस काम पे। हरियाणा में भी बीजेपी की 10 सीटें नहीं आई हैं, बल्कि उनकी 40 से ज़्यादा 48 के करीब सीटें आ गई हैं, और महाराष्ट्र में भी उनकी 50 सीटें नहीं, जितनी 132 सीटें बता रहे हैं उतनी ही आई है। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ ये काम कराने की। तो क्या आप ये भी चैलेंज कर रहे हैं सर कि अगर वीडियोस मिल जाती है, सबूत आपके हाथ में लग जाते हैं, तो महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों की हकीकत खुल जाएगी, पोल पट्टी खुल जाएगी? नहीं, ये साबित हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मोदी जी ईमानदारी से सारे चुनाव जीते हैं, आज तक जितने भी जीते हैं पूरी ईमानदारी से, जैसे हरियाणा में ईमानदारी से जीते हैं वैसे ही पहले। लेकिन अब पता नहीं चुनाव आयोग और मोदी जी स्वयं क्यों नहीं चाहते कि उनकी सच्चाई दुनिया के सामने आए। कहीं इसका उल्टा तो नहीं सच है, कहीं मैं ही तो सच नहीं बोल रहा और ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहे हैं ना कि सर झूठ का गुब्बारा फुलाया जा रहा है, सिर्फ ये जितने भी आरोप हैं नोटंकी है, इसमें कुछ सच्चाई है ही नहीं, कुछ ना गड़बड़ी होती है ना छेड़छाड़ की जाती है किसी तरीके की। उनके पास तो सबसे अच्छा उदाहरण और एग्जाम्पल है ना दुनिया को दिखाने के लिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम करने के लिए वीडियोग्राफी। अदालत ने आदेश भी दे रखा है वीडियोग्राफी दे दो। आप कह रहे हो, हालांकि वो बात गलत बोल रहे हैं ये, लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे मत दीजिए जो आप मना कर रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मना किया ना, बाकी सब आप देने को तैयार हो वो मुझे दे दो जी। और मैं आपकी ईमानदारी पूरी दुनिया के सामने एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, मोदी जी की भी और आपकी दोनों की जी। हो ही जाएगी। फिर आप सब लोग इंटरव्यू करने आना और मैं मुंह छुपाऊंगा आपसे ऐसे कि मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा। देखो मोदी जी कितने ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे थे हरियाणा में, और राजीव कुमार जी कितने ईमानदारी से, उन्होंने किसी मशीन में छेड़छाड़ नहीं की, सब नजर आ जाएगा। तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा एक तरीके से, उनको मिल जाएगा। मैं देना चाह रहा हूं उन्हें, मैं पूरी जान लगा रहा हूं कि मैं तो उनको ईमानदार। आप ये जो पूरी कोशिश कर रहे हैं इसकी उम्मीद कब तक है? वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि वो ईमानदार साबित ना हो सके, और मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं कि वो ईमानदार साबित हो जाएं किसी भी प्रकार से। तो फिर इस लड़ाई में ईमानदार और बेईमान वाली लड़ाई जो आप लड़ रहे, कितनी आगे बढ़ चुकी है और कब तक ये पूरा खुलासा जनता के बीच हो जाए? अभी तो 20 तारीख तक का टाइम है, अदालत ने दिया है, देना तो पड़ेगा। मतलब ये छुपेगी नहीं कि मोदी जी ने ईमानदारी से चुनाव जीते हैं सारे या बेईमानी से, ये बात छुपने नहीं दूंगा। ये एक अम्बेडकरवादी का कॉल और ये वादा है देश की जनता से, मैं छुपने नहीं दूंगा, ये बात तय है। अगर मैं जिंदा हूं तो पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे, और ये चुनाव में कितनी ईमानदारी से चुनाव होते हैं, कितनी गड़बड़ी धांधली होती है, ये पूरा दुनिया देखेगी, ये मेरा वादा है। तो आप ये भी चैलेंज कर रहे हैं और जनता को ये भी विश्वास दिला रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ शायरी से काम नहीं चलने वाला, जवाब देना पड़ेगा चुनाव आयोग को और सरकार को। डिस्क्लोजर 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 सिर्फ बोलना नहीं पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर, वरना जैसे मैंने ईवीएम के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट में कंप्लेंट कर रखी है ना,
उसी प्रकार से जो ये वोटर लिस्ट में धांधली की है, अब पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी मैं कुछ शब्द बोलना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी सर इस सिलसिले में आज पहुंची भी है चुनाव आयोग। देखिए, अब ये सिर्फ चुनाव आयोग को तो मैं खुद ही ईमानदार साबित करने की चेष्टा कर रहा हूँ, इतनी ताकत लगा रहा हूँ। वो ईमानदार साबित ही नहीं होना चाह रहे, वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि मैं उन्हें ईमानदार साबित ना कर पाऊँ। अब उसी जो व्यक्ति खुद ही ईमानदार साबित नहीं होना चाह रहे, उनके पास अरविंद केजरीवाल जी जाएं या कांग्रेस पार्टी जाए एक चिट्ठी लेके, तो वो क्या कोई ईमानदारी से काम कर पाएंगे? तो ये एक ऐसा हो गया कि कोई आदमी जो खुद ही गलती कर रहा हो, उसी के पास जाके उसकी शिकायत की जाए। तो इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, और ये किसी एक रिजल्ट तक नहीं पहुंचेगी बात। इसमें जो मैं बार बार कांग्रेस पार्टी से भी कहता हूं और अब अरविंद केजरीवाल जी से भी कह रहा हूं कि हमने, और उनको भी वैसे यही करना चाहिए था, कि हमने ना एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी है। ये कानूनी रूप से बहुत बड़ा अपराध है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करना, और चुनाव आयुक्त और उनके जो सिखाए हुए जो बीजेपी के जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट बन के जो टेलीविजन्स पे आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि, और उसमें एक कुरैशी साहब हैं बहुत बड़े वाले, उनका भी मैं आज भी कोई किसी ने मुझे इंटरव्यू भेजा तो मैं देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि ये जो वोटर लिस्ट में है ना, चुनाव आयोग को बुरा कहना बुरी बात नहीं है, उनको बुरा नहीं कहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। आपके कार्यकर्ता सो रहे हैं क्या कि अगर चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं वो ठीक काम नहीं कर रहे, तो पॉलिटिकल पार्टीज तो होती इसलिए कि उनकी गलती पकड़ें और वोटर्स को उनका अधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार दिलाएं। ये इतना बड़ा झूठ कुरैशी साहब बोल सकते हैं। इस किताब के अंदर जो प्रावधान हैं, जो पूरे रूल्स बने हुए हैं, तो उसके खिलाफ जाके कुरैशी साहब जैसे लोग बोल सकते हैं, तो अब मैं उन्हें आरएसएस का एजेंट ना कहूं तो क्या कहूं, ये बता दीजिए कि वो कम से कम ये तो पढ़ लें जो रूल्स बने, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 में जो बने, एक बार वो तो पढ़ लें कि कितना बड़ा अपराध है। किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, चुनाव आयोग के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। कुरैशी साहब को बता रहा हूं मैं, अगर कभी वो आपसे इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे मुझसे डिबेट करें, हालांकि वो नहीं करेंगे क्योंकि वो तो कोई भी आरएसएस के टच का व्यक्ति होता है ना, तो मुझसे बहुत दूर भागता है वो। अब बीजेपी भी आपसे क्या डरने लगी, क्योंकि महाराष्ट्र सीएम आपने देखा होगा कैसे कि विधानसभा में वो आप पर हमला करते हैं। नहीं, वो तो हमारा प्रेम है, अमित शाह जी और हमारा प्रेम है बहुत ज़्यादा, और आरएसएस और बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनसे मेरा सबसे ज़्यादा प्रगाढ़ प्रेम है। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार और लगाव रखते हैं। किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे वो मुझे फिनिश करना चाहते हैं, या तो जेल भिजवाना चाहते हैं या ऊपर भिजवाना चाहते हैं। ये तो हमारा म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन है। मैं उन्हें जेल भिजवाना चाहता हूँ सबको, वो मुझे जेल या ऊपर भिजवाना चाहते हैं। ये है, ऊपर मैं उनको नहीं भिजवाना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो पूरी दुनिया के सामने एग्जाम्पल बने और वो जेल जाएं भारत के संविधान और कानून के तहत, और लंबे समय तक जेल में रहें। तो उस पर तो क्या चर्चा की जाए, मगर मैं कुरैशी साहब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जब कानून ये कहता है कि पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, स्पेशल पैसे मिलते हैं एक्स्ट्रा, और वो नहीं करते, अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती है, जैसा अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी सबूत दे रहे हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से जो लोग हैं जो 1, 2, 3, 4, 5 बार वोट दे चुके हैं, तो उनके वोट कट गए, और चुनाव जो बीएलओ होते हैं चुनाव आयोग के, उनकी जिम्मेदारी आती है सारी। कैसे कट गए? 18 साल के जो वोटर्स हैं ना, उनके नाम नहीं चढ़े तो बीएलओ की जिम्मेदारी आती है और उनके अधिकारियों की जिम्मेदारी आती है। तो किसी बहानेबाजी से काम नहीं चलने वाला, पॉलिटिकल पार्टीज को तो बुरा कह के काम नहीं चलने वाला। जिम्मेदारी आपकी है और आप लोग जेल जाओगे, ये हमने कंप्लेंट की है इसीलिए। और मैं अरविंद केजरीवाल जी से भी यही कह रहा हूं कि ये मजबूत कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी से भी हम बार बार ये कह चुके हैं कि ये आप चिट्ठियां मत लिखिए, फर्क नहीं पड़ने वाला उन्हें, आप कानूनी कार्रवाई किए। अब हमें पता है कि हमारी पुलिस तो अमित शाही पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो कुछ नहीं करेंगे, तो हमने फौरन अदालत का भी दरवाजा खटखटा दिया है। ठीक है, आपने एक ही साथ दोनों कंप्लेंट मतलब थाने में भी दे दी और अदालत फौरन बात, क्योंकि उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। हमने 2 तारीख को कंप्लेंट की थी, तो जब अब आज 10 तारीख को 9 तारीख होने को आ गई, तो हमने अदालत में भी लगा दिए। हम किसी भी कानून तोड़ने वाले को छोड़ेंगे नहीं, खास तौर पे
जेल भिजवा के ही छोड़ेंगे उसे, खास तौर पे जो अधिकारी हैं, अगर वो कानून तोड़ते रहेंगे। उनके पास एक ही रास्ता है अम्बेडकरवादियों से बचने का, और वो है कि वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करें, जो संविधान कहता है और जो ये किताब कहती है उसको ध्यान से पढ़ें। किसी राजनीतिक आका के कहने में ना आए, किसी राजीव कुमार जी या अपने जो ऊपर भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी बात ना माने, क्योंकि जवाब आपको देना पड़ेगा। ये लोग तो कल रिटायर हो जाएंगे, चले जाएंगे, देश छोड़ के भी जा सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। आप लोग क्योंकि संविधान से बंधे हुए हो, ईमानदारी से काम करो। मैं आपको बता रहा हूँ, उनको वोटर लिस्ट को ठीक करो, अभी भी टाइम है। जी प्राचा जी, जिस तरीके से हमने देखा कि चुनाव आयोग ने कोई खासा जवाब तो नहीं दिया अपने ऊपर जो आरोप लगे उनको लेकर, लेकिन आप ये भी चैलेंज कर रहे हैं कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवा कर मानता दिल्ली के अंदर अगर पॉलिटिकल पार्टीज आपका साथ देते। इसी के साथ आपने कई याचिकाएं भी लगा दी हैं। क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आप पहुंच चुके, चुनाव आयोग पर भी आप कई बार याचिकाएं लगा चुके हैं, शिकायतें दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अब क्या उम्मीद की जाए कि कब तक चुनावी प्रक्रिया जो है वो निष्पक्ष तरीके से होगी? देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें बहुत सारे लोग, कुछ तो जेन्युइनली और कुछ जो आरएसएस के एजेंट हैं, वो एक कन्फ्यूजन भी फैला रहे हैं कि किसी भी प्रकार से ईवीएम के मुद्दे से भटक जाएं देश। आप वोटर लिस्ट में हेरा फेरी की बात कर लो, मोदी जी को बुरा भला कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कह दो कि चुनाव में पैसे बांटते हैं, आप ये कह दो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कराती है बीजेपी, जैसे और उसके अलावा ये भी कह लो, जैसा मैं भी कह रहा हूँ, कि हर बार चुनाव की डेट जो है ना कब घोषित होती है, जब उसके 1 या 2 दिन पहले मोदी जी अपनी पूरी घोषणाएं कर चुके, उसके तुरंत बाद पता नहीं क्या होता है, हर बार ऐसे ही होता है, कोई ना कोई चुनाव अनाउंस हो जाता है उसके बाद। तब तक चुनाव आयुक्त जो है, ऐसा एक संयोग होता है, तब तक वो चुनाव की डेट्स डिक्लेयर नहीं करते। तो ये संयोग सर या प्रयोग? मतलब प्रयोग नहीं, ये अब मैं संयोग कह रहा हूँ, आप तो समझिए ना, समझदार हैं, मैं संयोग नहीं है ये मिली भगत की तरफ आप इशारा कर लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये कह दो कि उनका जो चीफ मिनिस्टर के चेहरा है रमेश विधुड़ी जी, जो दिल्ली में बीजेपी का बड़े ढूंढ के सोच समझ के जो चेहरा लाए हैं, जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आरएसएस और बीजेपी की मनुवादी मानसिकता के लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी तरीके से वो बढ़िया से बढ़िया कैंडिडेट ढूंढ के लाए अपना चीफ मिनिस्टर का फेस, रमेश विधुड़ी जी। ये आपकी साइड से घोषणा हो रही है, और रमेश विधुड़ी ने भी विवादित बयान भी दिया सर जी, उनको लेकर कुछ एक्शन लेगा क्या चुनाव आयोग? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या बहाना कर रहे हैं, और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला था, मैं बड़ी सख्ती से निपटूंगा जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कुछ भी करेंगे। अब ये विधुड़ी जी ने तो बड़ी अच्छा काम किया था, उन्होंने 2 महिलाओं के बारे में बदतमीजी की है, एक आतिशी जी की मदर के बारे में और फादर जी के बारे में। नहीं, फादर का तो नाम लिया है जी। फादर बदलने की जो बात है वो उनकी माता जी पे टिप्पणी है, ये इतनी घटिया, और क्या बोलूं, शब्द ही नहीं है हमारे पास, ऐसी मानसिकता के लोग हैं, मनुवादी मानसिकता के। तो उनका बेस्ट जो फुट फॉरवर्ड है ना, वो है रमेश विधुड़ी, तो वो है उनके चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट। तो ये चुनाव बीजेपी ने अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट ये बदतमीजी करा के महिलाओं के बारे में, प्रियंका गांधी जी और आतिशी जी के बारे में डिक्लेयर किया है कि ये है हमारा जो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट। अब क्यों है, मैं लॉजिक भी बता दूं थोड़ा आपको। एक रामवीर विधुड़ी भी हैं, अगर आप लोगों को पता होगा, जो वहाँ से उनकी जगह उनको टिकट मिला था और अब वो सांसद। तो ये दोनों की आपस में बनती नहीं थी पहले, अभी भी नहीं बनती होगी। तो ये रमेश विधुड़ी जी ने बहुत, और उनको एडजस्ट करने के लिए भी, कि तुम्हारी हमने सिटिंग एमपी की टिकट काट के दूसरे व्यक्ति को दिया और तुम्हारे धुर विरोधी को दिया जी, तो हम तुम्हें एडजस्ट चीफ मिनिस्टर के तौर पे कर रहे हैं। ये मेरी जानकारी के हिसाब से है, विधुड़ी जी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हैं बीजेपी के। अब ये सब हम इल्ज़ाम उन पे लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसको? नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस को। सिर्फ हम ईवीएम की बात ना करें जी। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये वोटर लिस्ट में जो होता है, तो हम उसके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम से ना भटके। मैं अभी भी कह रहा हूँ, दिल्ली के चुनाव है ना, जैसे अभी पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ दें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो अभी भी कानूनी प्रावधान है कि हम पेपर बैलेट से ही दिल्ली में भी चुनाव करा सकते हैं, अभी भी, और बिहार में भी करा सकते हैं। और पेपर बैलेट से अगर चुनाव होंगे
तो रिजल्ट ये नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा उनके एलाइज का और आरएसएस समर्थित हर कैंडिडेट का चुनावी रूप से सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप सीधा कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये लड़ाई और तेज होने वाली है और चुनाव आयोग को जवाब भी देना पड़ेगा। बहरहाल इस पूरी चर्चा को लेकर आपकी राय क्या साझा कीजिएगा, बताइएगा कि क्या महमूद प्राचा जी जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे ईवीएम के विरुद्ध में, ये लड़ाई आने वाले समय में किसी नतीजे तक भी पहुंचेगी और चुनाव आयोग, भारत की सरकार घिरती दिखाई देगी। आपकी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ तफीसा खान।